सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज एक लंबे समय के बाद फिर से हमारा एक वीडियो आज आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं मैं, और इस पे पदखंड का पाठ तीसरा प्रेम और सौंदर्य, इस पाठ से जो है मैंने आप लोगों के लिए एक पद का चयन किया हुआ है, जिसकी आप लोगों को व्याख्या के बारे में बतलाना, उसके व्याख्यात्मक पक्ष को समझाने का काम करना है। तो प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि व्याख्या को रटना नहीं है, व्याख्या को समझने का काम करना है। जब आप समझेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग जो हैं, आपके समक्ष जो भी व्याख्या आएगी, चाहे वो पद की हो या गद्य की हो, आप उसकी व्याख्या को कर पाएंगे, हल कर सकेंगे, उसकी व्याख्या को लिख सकेंगे आप लोग। तो जैसा आपको मैंने बताया कि किसी भी पद की जो व्याख्या है वो 4 भागों में होती है, 4 अंग होते हैं उसके। तो पहला अंग होता है आपका संदर्भ होता है, और दूसरा अंग है प्रसंग, और तीसरा है व्याख्या, चौथा है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य, तो इस तरह से 4 अंग होते हैं, और ये 4 अंग जो हैं किसी भी पद की व्याख्या के लिए आवश्यक हैं, जरूरी होते हैं। अब कहना चाहिए, अब यदि मान लीजिए इनमें से यदि हम किसी एक अंग को भी छोड़ देते हैं, तो एक आध अंग को छोड़ने के बावजूद छोड़ने पर हमारे अंग कट जाएंगे, उसमें हमको अंक पूरे नहीं मिलेंगे। आपको पता है कि किसी भी पद पे जो पद होता है उसमें कुल 4 अंक होते हैं, और चारों अंग जो हैं विभक्त रहते हैं, अपने आप में बटे रहते हैं। अब बटे रहते हैं तो कैसे बटे रहते हैं, जैसे इसमें संदर्भ में आपको 1 नंबर मिलेगा, प्रसंग में 1 नंबर मिलेगा, व्याख्या में 1 नंबर मिलेगा, काव्य सौंदर्य में 1 नंबर मिलेगा। इस तरह से 4 अंक जो हैं वो विभक्त हैं, बटे हुए हैं। तो अब आपको 4 नंबर लेकर के प्राप्त करना है। तो 4 नंबर की प्राप्ति के लिए, 4 नंबर के को प्राप्त करने के लिए आपको कैसा परिश्रम करना, किस प्रकार से आपको मेहनत करना, ताकि आपको 4 नंबर प्राप्त हो जाए। ठीक। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि अब जब मान लीजिए आपके समक्ष पद आ गया है, तो आपके समक्ष पद आने के कारण जो है आपको इस पद की व्याख्या करना। तो पहली बात तो ये है कि पद को लगभग आप 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ें। पढ़ने के लिए इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को, किसी भी वाक्य को या किसी भी शब्द को जब पढ़ा जाता है तो उसमें आपको भाव समझने का प्रयास करना है। जब आप भाव को समझेंगे, भाव को जब आप समझ लेंगे, तो आप उसके भाव को जब समझेंगे तो आप उसकी व्याख्या को ठीक तरह से कर सकेंगे। तो पहली आवश्यकता, पहली सीढ़ी क्या है किसी भी व्याख्या की, किसी भी पद की या गद्य की व्याख्या की पहली सीढ़ी क्या है कि आप उसको बड़े ध्यान से पढ़ें। ठीक है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो हर एक पंक्ति को एक गहराई के साथ पढ़ना और समझना। जब आप समझेंगे तो आप उन पंक्तियों को, चाहे किसी भी पंक्ति को पढ़ें, चाहे 1 पंक्ति पढ़ें, 2 पंक्ति पढ़ें, तो उन पंक्तियों में आए हुए प्रत्येक शब्द को पहचानना, शब्द को पहचानना। जब शब्द को आप पहचानेंगे तो शब्द जब आप पहचानेंगे तो क्या होगा कि अपने आप फिर उन शब्द का अर्थ आपके मन में आएगा, आप उन शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। जब आप उसके शब्द को समझने का प्रयास करेंगे तब क्या होगा कि आप धीरे धीरे जब उस शब्द का अर्थ आपको पता चल जाएगा तो आप फिर उसकी व्याख्या को करने के लिए थोड़े से मजबूत हो जाएंगे, सक्षम होने लगेंगे। तो ये पद जो है उदाहरण के लिए आपको दिया है, उदाहरण देने के लिए मैंने इस पद को लिखा है, और इस पद के माध्यम से आप जो है किसी भी पद की व्याख्या कैसे की जाती है इसके बारे में आप जो है सीखेंगे। ठीक है ना। आपको सीखना है। मैं आपको फिर से कहता हूँ कि जब आपके समक्ष यदि कोई पद आ जाए
चाहे गद्य का हो चाहे पद्य का हो, उसे आपको समझना। मैं बार बार कहता हूँ कि आपको रटना नहीं है, उसे आपको समझने का काम करना है, समझने का प्रयास करना है आपको। जब आप नहीं समझेंगे तो फिर क्या होगा कि आप उसको रटेंगे। आप प्रायः ऐसा होता है ना कि जब परीक्षा आती है तो विद्यार्थी क्या करते हैं कि अरे हिंदी है, हिंदी को हम पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे हम। और याद कर लेंगे तो कैसा याद करेंगे कि 4 दिन पहले से परीक्षा के बचे, 4 दिन बचे, 1 हफ्ते बचे या 10 दिन बचे, तो वो केवल 10 दिन मात्र ही हिंदी को पढ़ते हैं। और उन 10 दिनों में वो जो है समस्त पदों की व्याख्या को वो क्या करेंगे, व्याख्या हो गई, प्रश्न के उत्तर हो गए, उनको सबको रटना शुरू कर देते हैं। और रट करके केवल परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए, उसके बाद हिंदी को पढ़ना नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं प्यारे बच्चों कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जहां पर आपको जो है हर समय आपके दैनिक जीवन में हर क्षण हिंदी भाषा का उपयोग करना पड़ेगा। यदि आप हिंदी को नहीं समझेंगे, हिंदी को ठीक तरह से नहीं पढ़ेंगे, तो आप इस बात को समझें कि आपके दैनिक जीवन में जो भाषा की आवश्यकता है वो उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है ना? तो इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि भाषा को समझना है, भाषा को ठीक तरह से पढ़ने का प्रयास करना है। जब यदि आप समझ करके पढ़ेंगे भाषा को तो निश्चित रूप से आपको हिंदी कठिन नहीं लगेगी। तो इस पद की व्याख्या के लिए जैसा मैंने बताया आपको कि 4 अंग दिए रहते हैं, 4 अंग होते हैं। पहला है संदर्भ, दूसरा प्रसंग, तीसरा व्याख्या और चौथा काव्य सौंदर्य। ठीक है? तो मान लीजिए उदाहरण के रूप में कि आपको ये पद दिया हुआ है और इस पद की आपको व्याख्या करना है। तो आप व्याख्या करेंगे तो पहले क्या करना है, जैसा मैंने बताया, तो पहला काम क्या करना है कि पद को जो है ध्यानपूर्वक पढ़ना, पद को ध्यानपूर्वक पढ़ना। अब आप इसको जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद क्या होगा कि आपको इसमें जो शब्द दिए गए हैं, जो भाव दिया गया है, इस भाव को आप बहुत अच्छे से समझ सकेंगे पढ़ते ही। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो एक एक शब्द आएगा और एक एक शब्द को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें से उसके अर्थ को आप समझेंगे। अर्थ को जब समझेंगे तो जब उस शब्द का अर्थ आपको पता चलेगा तो शब्द के अर्थ को पता करने के बाद जो है आप उसकी व्याख्या को ठीक तरह से कर पाएंगे। तो अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पद को ध्यानपूर्वक पढ़ना, तो कैसे पढ़ना, आप प्रत्येक पंक्ति को उसके भाव को समझते हुए उसका उच्चारण करना। तो आइए देखें उच्चारण कैसे करना। तो पहली पंक्ति है, आप ही तो मन हेरी हंसे, तिरछे करी नैननी नेह चाव में, हाय दई सुवासरी दई सुधी, कैसी कैं सो कहो कित जाऊँ मैं, मीत सुजान अनीति कहा यह, ऐसी ना चाहिए प्रीति के भाव में, मोहन मूर्ति देखिवे को, तरसावत हो बसी एक ही गांव में। अब चूँकि मैं हिंदी का शिक्षक हूँ तो मैं एक बार ही पढ़ने पर हर एक शब्द को, हर एक पंक्ति के भाव को समझ सकता हूँ, पर आप लोगों को हर एक शब्द के अर्थ को, हर एक पंक्ति के भाव को समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। क्यों होगी कठिनाई? क्योंकि इसमें जो शब्द आए हैं, ये जो कठिन शब्द आए हैं, ये कठिन शब्दों के अर्थ आपको जो है थोड़ा सा नहीं पता होगा, तो इसलिए आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। पर अब क्या करना आपको, इन कठिन शब्दों को जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद क्या करेंगे कि ऐसे कठिन शब्दों को जो है आपको निशान लगाना, रेखांकित करना, और रेखांकित करने के बाद जो है इन शब्दों के अर्थ के बारे में विचार करना। पहले प्रयास करना कि पहली पंक्ति में आए 2 कठिन शब्द आए, आप ही और हेरी हंसे, ये 2 शब्द आए। अब चूँकि क्या है, मन जो शब्द है, मन शब्द जो है आप देखते हैं कि आपके चलन में, दैनिक जी भाषा में जो है ये शब्द आपको मिलते हैं, आप इसका अर्थ समझ सकते हैं, सरलता से समझ सकते हैं। लेकिन आप ही शब्द और हेरी हंसे शब्द, ये शब्द आपको जो रोज़मर्रा की जो भाषा बोलते हैं आप, रोज़मर्रा की जो बोली बोलते हैं आप, उसमें आपको ये शब्द नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि आपकी जो बोली है वो खड़ी बोली है।
तो खड़ी बोली होने के कारण क्या है कि आपके दैनिक जीवन में बहुत से जो शब्द आते हैं, बहुत सारे जो शब्द आते हैं वो खड़ी बोली के आते हैं। अब चूँकि ये जो भाषा है, ये जो बोली है, ये ब्रज बोली है, तो जो ब्रज का क्षेत्र में जो रहने वाला व्यक्ति है उसे वह व्यक्ति इन शब्दों से पूर्णतः परिचित होता है। अब जब वो पूर्णतः परिचित होता है तो उसे क्या होगा, इसके अर्थ को बताने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन जब आप खड़ी बोली के व्यक्ति हैं, खड़ी बोली बोलने वाले व्यक्ति हैं, खड़ी बोली के क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको इन शब्दों में कठिनाई होगी। तो अब इसके लिए क्या करना, आपको इस कठिनता को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसकी कठिनता को दूर करने के लिए जब आपने पद को पढ़ लिया तो पद में आए कठिन शब्दों को इस प्रकार से आपको रेखांकित करना, और रेखांकित करने के बाद हर एक शब्द के अर्थ को समझना, हर एक शब्द के अर्थ को खोजने का प्रयास करना। अब खोजने का प्रयास कैसे करेंगे आप? या तो फिर आप इसको रटें, अब रटेंगे तभी आपको इसका अर्थ मिलेगा, एक बात। दूसरी बात, इन शब्दों के अर्थ को ढूंढने के लिए आप इनका रिलेशन बनाइए, इनको रिलेट कीजिए। रिलेट कैसे करेंगे? रिलेट करने के मतलब ये है कि किसी अन्य दूसरी चीज़ से जोड़ना। अब जैसे जोड़ना का मतलब, एक शब्द आया आप ही, अब आप ही शब्द आया तो इसको जब हम रिलेट कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे, शब्द को तोड़ना। तो अब शब्द को तोड़ना मतलब आप ही शब्द आया तो अब छोटू की मात्रा लगी और बड़ी और छोटी की मात्रा लगी, इसमें से यदि हमने अलग कर दिया, आप आ गया, आप शब्द आया तो आप ही का अर्थ क्या हुआ, तुम या आप हुआ। अब इसमें ऐसा क्यों हुआ, हमने इसको कैसे पहचाना इसके अर्थ को? इसके अर्थ को हमने इस शब्द के अर्थ को हमने तोड़ करके पहचाना, तोड़ करके हमने जाना, तो हमको इस पहले शब्द, कठिन शब्द का अर्थ हमको प्राप्त हो गया, आप ही यानी आप। अब मन हेरी हंसे, हेरी, अब यहाँ हेरी शब्द आया। अब हेरी शब्द का अर्थ क्या होता है? आप थोड़ा सा यदि हम अपने अंचल क्षेत्र में जाएं, आंचलिक क्षेत्रों में यदि हम जाते हैं तो हमको कहीं ना कहीं ये शब्द हमको मिलता है, किसी न किसी बोली में हमको मिलेगा। अब बोली में मिलेगा कैसे? आप जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि इस कक्षा में बैठे हुए जितने विद्यार्थी हैं वो सारे खड़ी बोली के ही विद्यार्थी हों, खड़ी बोली बोलने वाले क्षेत्र के ही विद्यार्थी हों, नहीं। उसमें से कोई हो सकता है बघेली का भी हो, कोई बुंदेली का भी हो सकता है, और कोई ब्रज का भी हो सकता है, कोई अवध का भी हो सकता है। तो किसी ना किसी रूप में वो किसी न किसी बोली से प्रभावित है और किसी न किसी बोली के क्षेत्र से संबंध रखने वाला होता है। तो आप यदि मान लीजिए कोई बघेली क्षेत्र से संबंध रखने वाला है, बघेली बोली से संबंध रखने वाला है, तो बघेली से संबंध रखने वाला व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं हेरी शब्द जो है उसकी बोली में दिखलाई पड़ता है, उसकी बोली में आता है। तो अब जब वो आता है तो हेरी, अब हेरी से तात्पर्य है हेरना, ऐसा हो सकता है। हम बोलते हैं ना हेरना, जो बुंदेली शब्द है जो हमारे जबलपुर के कुछ आसपास क्षेत्रों में जो बोली जाते हैं, चाहे पाटन हो, आपका बरेला हो, बरगी हो, और इवन यहाँ तक कि जबलपुर का कुछ हिस्से में जो रहने वाले जो लोग हैं वहाँ पर भी जो रहने वाले जो लोग हैं वो बुंदेली बोलते हैं। तो अब उसमें हेरी शब्द आ गया तो हेरना बुंदेली में कहीं ना कहीं आता है। हेरना मतलब ढूंढना, खोजना, ये अर्थ हो गया उसका। हंसे अर्थात हंसना, ठीक है। तो इस तरह से फिर हमको अगले शब्द को ढूंढना। अब तिरछे शब्द आया तो तिरछे अर्थात कहना से टेढ़ा। नेह, नेह जो बना है वो स्नेह से आया है, स्नेह, नेह अर्थात प्रेम। चाव अर्थात कहना चाहिए उत्साह, या कहने का तात्पर्य हो गया एक अंग्रेजी में यदि शब्द का इंटरेस्ट, चाव, ठीक है। तो नेह चाव में, तो चाव अर्थात कहना चाहिए कि प्रेम के भाव में, प्रेम के कहना चाहिए उत्साह में, प्रेम के साथ। हाय अर्थात कहना चाहिए कि ईश्वर को कहना चाहिए उसमें, जैसे कहते हैं ना कि हे भगवान, तो हाय दई अर्थात हे, और दई यानी ईश्वर, देवता। सुवासरी यानी कहना चाहिए सुवासरी का अर्थ होता है भुला देना, ठीक है, याद को भुला देना। दई सुधि, सुधि अर्थात याद करना, ठीक, याद को भुला देना।
ईश्वर। अब सुवासरी से तात्पर्य हाय दई सुवासरी दई सुधी, कि हे ईश्वर सुवासरी यानी कहना चाहिए जो एक अच्छा समय था, जो प्रेम का जो समय था, उस समय को भी भुला देना। शुद्धि अर्थात कहना चाहिए भूलना, याददाश्त। शुद्धि का मतलब होता है याददाश्त। कैसी कहें, कैसी, कैसी से तात्पर्य कैसा, कहें मतलब करना। कित जाओ, जाओ मतलब जाना। मीत सुजान अनीति, अनीति का अर्थ होता है कहना चाहिए बुरा बर्ताव करना, ठीक है। फिर मोहन मूर्ति अर्थात जो मन को मोहने वाली हो, ऐसी मूर्ति। तरसावत अर्थात कहना तरसना। बसी यानी बसना, ठीक। तो किसी भी पद की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले आपको पद को पढ़ना, फिर पद को पढ़ने के बाद क्या करना, इनके पदों के जो पद में आए हुए जो कठिन शब्द हैं, जो हमें लग रहा है कि ये कठिन शब्द हैं, इन कठिन शब्दों को कहना चाहिए, इन कठिन शब्दों के अर्थों को समझना। और जब हम कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लें तो उसके बाद फिर हमको व्याख्या करना है, यानी कहने के लिए संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य निकालना। तो इतनी बात आप लोगों को मैं समझता हूँ कि समझ में आ गई होगी। ऐसा आपको करना ही है, इसलिए करना क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप व्याख्या को रटेंगे। केवल व्याख्या रटना नहीं है, आपके सामने कोई भी पद आ जाए उस पद को आपको ठीक तरह से समझना है। जब आप ठीक तरह से समझेंगे तभी आप उस पद की व्याख्या को कर पाएंगे। तो अब आपने जैसे ही पढ़ लिया, अब आपने पद को पढ़ा, पद को पढ़ने के बाद प्रत्येक पंक्ति के कठिन शब्द को आपने ढूंढ लिया, कठिन शब्द के अर्थ को भी आपने समझ लिया कि उस कठिन शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। इतना काम समझ में आ गया, ठीक है। अब जब आप इतना काम कर लेते हैं, अब आपको क्या करना है, व्याख्या करना है, पद की व्याख्या। अब पद की व्याख्या कैसे होगी, 4 अंगों में होगी। तो सबसे पहला अंग क्या है, संदर्भ है। तो अब संदर्भ में आपको क्या करना, संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि संदर्भ के अंतर्गत जो है 3 बातें लिखी जाएंगी। कौन कौन सी संदर्भ में आएंगी, संदर्भ के अंतर्गत आपको लिखना जो पड़ेगा, उसमें संदर्भ में आपको लिखना पहली बात पाठ का नाम, ये अनिवार्य है। दूसरी बात शीर्षक, और तीसरी बात कवि का नाम, कवि का नाम। और चौथी बात, ये आवश्यक है, ऐच्छिक है, यदि इसको आप लिखते हैं तो अच्छी बात है, पुस्तक का नाम, पुस्तक का नाम। तो इस तरह से आप उस संदर्भ में ये 4 बातें शामिल करना अनिवार्य है। इन 4 बातों में से यदि आप पुस्तक का नाम यानी एक बात यदि आपकी छूट भी जाती है तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन यदि आप इसको लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक उसी तरह से जैसे कहते हैं ना, एक कहावत होती, सोने पे सुहागा। तो ये बात जब पुस्तक का नाम लिख देंगे तो सामने वाला जो व्यक्ति है, जो जांचने वाला जो व्यक्ति है, वो इस बात से स्पष्ट हो जाएगा कि ये एमपी बोर्ड का विद्यार्थी तो है, लेकिन जैसे एमपी बोर्ड में 2 माध्यम चलते हैं, एक हिंदी माध्यम और एक अंग्रेजी माध्यम। तो हिंदी माध्यम में जो पुस्तक चलती है वो हिंदी विशिष्ट चलती है, और अंग्रेजी माध्यम में जो पुस्तक चलती है वो सामान्य हिंदी चलती है। तो इस पुस्तक का जब नाम लिखेंगे आप और आपने लिख दिया हिंदी विशिष्ट, तो मूल्यांकनकर्ता जो है वो इस बात को समझेगा कि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं। तो पुस्तक का नाम लिखने से आपका माध्यम भी इंगित होता है, आपका माध्यम भी मूल्यांकनकर्ता को पता चलता है। इसलिए पुस्तक का नाम भी आप लिखें तो अच्छी बात होगी, ठीक है। अब इन 4 बातों को ध्यान में रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन 4 बातों को ध्यान में रखने के लिए जब आप पाठ को पढ़ेंगे, जब आप पाठ को पढ़ते हैं तो उस दौरान आपको पाठ का नाम, शीर्षक और कवि का नाम, पुस्तक का नाम, इन 4 बातों को बहुत अच्छे से स्मरण रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। यदि आप याद नहीं रख पाएंगे तो आप क्या करेंगे, गलती कर बैठेंगे और संदर्भ आपका स्पष्ट नहीं हो पाएगा। और जब संदर्भ आपका स्पष्ट नहीं होगा तो निश्चित रूप से आपके अंक
कट जाएंगे। यानी बात क्या बनेगी, जहाँ पर आप 4 नंबर का परिश्रम कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं 2 नंबर या 2.5 नंबर या 3 नंबर से संतुष्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, आपको यह काम करना कि संदर्भ में हर एक पद की, जो भी पद हो, जिस पद की आप व्याख्या करते हैं, प्रत्येक संदर्भ की के अंतर्गत आने वाले 4 बिंदुओं को आपको एक लंबे समय तक याद रखना पड़ेगा। आपको यह पता होना चाहिए कि जो पद आपको दिया गया है वो किस पाठ से संबंधित है, और यह जो पाठ से लिया गया पद, इस पाठ का नाम क्या है, इसके कवि क्या हैं, ये कवि कौन हैं, ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और जो विद्यार्थी ऐसा कर पाते हैं वही व्याख्या को ठीक तरह से लिख पाते हैं और उचित नंबर प्राप्त कर पाते हैं। ठीक, तो आपका हो गया संदर्भ। अब संदर्भ के बाद में क्या हो गया, फिर आपके संदर्भ के बात आती है प्रसंग की, यानी दूसरा अंग। अब प्रसंग, अब प्रसंग के लिए क्या करना, प्रसंग आप कैसे निकालेंगे, प्रसंग को कैसे लिखना। तो प्रसंग जो लिखा जाता है, तो प्रसंग के लिए क्या करना कि पद को जब आप पढ़ेंगे और कुछ कुछ शब्दों के अर्थ को जब आप समझेंगे तो आपको उसके अंदर का जो भाव है, उस पद में जो निहित भाव है, उस भाव को लगभग 1 या 2 पंक्ति में लिखना, स्पष्ट करना, वही क्या कहलाएगा, प्रसंग कहलाएगा। अब जैसे प्रसंग कैसे निकालना, तो मैं आपको इसके बारे में बतला दूं। जैसे आप देख रहे हैं, शीर्षक ही लिखा है इसका, प्रेम और सौंदर्य। निश्चित रूप से यहाँ पर श्रृंगार की बात कही जा रही है, ठीक है ना, प्रेम की बात कही जा रही है, रूप की बात कही जा रही है। तो यहाँ इससे संबंधित कोई बात यदि होगी तो वो किससे संबंधित होगी, प्रेम और रूप से ही संबंधित होगी। पर यहाँ जो इस पद का जो भाव है, इस पद का जो भाव है, घनानंद जो हैं, जो रीतिकालीन कवि हैं, श्रृंगार के कवि हैं, उनकी प्रेयसी, प्रेमिका जो है सुजान, वह जो है उनसे रूठ गई है। अर्थात उसका जो व्यवहार है, उसका जो स्वभाव है, उनके प्रति जो कुछ समय पहले प्रेम का भाव रहता था, वो अब जो है प्रेमिका जो है, सुजान जो है, उनके प्रति प्रेम का भाव नहीं रखती है, जिसके कारण कवि का मन जो है दुखी हो जाता है। और दुखी होकर के कवि जो है अपनी प्रेयसी सुजान से उलाहना देते हैं, अपनी प्रेयसी से शिकायत करते हैं, और शिकायत करते हुए उसे बतलाते हैं कि पहले तुम इस प्रकार का आचरण करती थी, पहले तुम इस प्रकार का व्यवहार करती थी, लेकिन अब क्या हो गया कि तुम मेरी तरफ से अपनी नज़रों को हटा रही हो, या मेरी ओर से अपनी नज़रों को तुम अलग करती हो। तो ये भाव है। तो अब इस प्रकार का जब भावार्थ हमको पता चलता है, जब हमें भाव मालूम चल जाता है, तो हम ऐसे भावों को समझ करके हम क्या करते हैं, प्रसंग के अंतर्गत लिखते हैं। ठीक, तो अब इसमें क्या हुआ कि इस पद में, पूरे संपूर्ण पद में कवि घनानंद जी ने जो है अपनी प्रेमिका सुजान से उलाहना दिया है, प्रेमिका सुजान को उलाहना दिया है, अर्थात उनसे शिकायत की है। तो इस पे हम क्या लिखेंगे प्रसंग, कि प्रस्तुत अंश में कवि ने अपनी प्रेयसी सुजान को उलाहना दिया है, अर्थात प्रेयसी सुजान से शिकायत भरा व्यवहार किया है या शिकायत की है। ठीक, ये हमने प्रसंग में लिख दिया। अब प्रसंग के बाद क्या आएगी, तीसरा अंग आता है हमारा व्याख्या। अब व्याख्या करने के लिए अब आपको ध्यान रखना है कि जब आप व्याख्या करने बैठेंगे तो अब व्याख्या करने के लिए क्या होता है कि विद्यार्थी को थोड़ी सी कठिनाई होती है, समस्या होती है। समस्या किस बात की, कि अब कैसे करें, किस तरह से करें। तो आपकी शुरुआती पंक्ति यही है, चाहे आप गद्य की व्याख्या करें, चाहे आप पद्य की व्याख्या करें। पद की व्याख्या जब आप करेंगे तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, कवि कहते हैं। ठीक, जब गद्य की व्याख्या करेंगे आप तो कहाँ से शुरू करेंगे, लेखक कहते हैं। तो अब यहाँ पर व्याख्या शुरू करने के पहले, व्याख्या जब शुरू करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहले पंक्तियाँ जो हैं, क्रमशः जो पंक्तियाँ दी रहती हैं, उन पंक्तियों को पढ़ना, यानी मन में पढ़ना, और मन में पढ़ने के बाद उसके भाव को समझना और भाव को वाक्य के रूप में लिखना। अब यदि आप जैसा दिया है उसी तरीके से यदि आप वाक्य लिखेंगे तो क्या होगा, उसी ढंग से जब आप वाक्य को लिखेंगे
तो आपका जो वाक्य है वो जमेगा नहीं, उसका अर्थ आपका ठीक से जमेगा नहीं, उसका अर्थ आपको सार्थक प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना, पंक्ति के भावार्थ को समझना और उसे अपने शब्दों में, अब चूंकि यहाँ पर पूरी बात किससे हो रही है, एक शिकायती लहजे में बात हो रही है, शिकायत करना। तो अब जब आप शिकायत करना, तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, जब यदि आपके घर में छोटा भाई या बहन है या बड़ा भाई बहन है, तो हम माता पिता से उनके दुर्व्यवहार की शिकायत हम कैसे करते हैं। यदि मान लीजिए बड़ा भैया है और बड़े भैया ने, आप छोटे हो और बड़े भैया ने आपको डांटा, माता पिता घर पर नहीं है या माता हैं पिता घर पे नहीं हैं, तो जब पिता शाम को वापस घर में लौटते हैं तो आप किस लहजे में शिकायत करेंगे? ऐसे ही बोलेंगे ना कि पिताजी आज भैया ने मुझे जो है डांटा है, मुझे भैया ने इस काम को करने से मना कर दिया था, भैया ने मेरे पेन को ले लिया था, भैया ने मेरी किताब को ले लिया था, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो जब हम इस तरह की शिकायत जब हम करते हैं, तो ठीक इसी तरह से यहाँ भी कहना चाहिए घनानंद ने जो है अपनी प्रेमिका सुजान से शिकायत की है। तो हमको उसी भाव को समझाना, उसी भाव को स्पष्ट करना और उसी भाव को अपने शब्दों में लिखना, इस काम को करना है। तो यही अपने शब्दों में लिखना अर्थात क्या होगा, वो हमारे व्याख्या का कौशल कहलाएगा। हम इसी को व्याख्या कहेंगे। ठीक है। अब जैसे अब पहली पंक्ति को हम पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ आप ही तो मन हेरी हंसे, अब हमको इसकी व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने के लिए क्या करना, हर एक पंक्ति को ध्यान से पढ़ना। देखो जब आप व्याख्या करें तो बहुत सावधानी रखें, आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। चाहे परीक्षा में भी जब बात आए इसको व्याख्या करने के लिए, भले आप इसको अंतिम में करें या आपको स्पष्ट है, आपको बन जाता है तो आप गति से उसको कर डालें। लेकिन यदि ऐसा लग रहा है कि आपको इसको विचार करके लिखना पड़ेगा, सोच विचार करके करना पड़ेगा, तब आप उसे परीक्षा जब सारा प्रश्न पत्र हल हो जाए, आपके 20 मिनट 25 मिनट का जब समय बचता है, उस समय पर आप इस व्याख्या को करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप विचार करेंगे और विचार करके आप उस चीज़ को समझ सकेंगे और अच्छे से लिख पाएंगे। तो पहली पंक्ति है आप ही तो मन हेरी हंसे। अब यहाँ पर जैसा कि प्रसंग में बताया कि कवि घनानंद जी ने जो है अपनी प्रेयसी, अपनी प्रेमिका सुजान से उलाहना दिया है, सुजान को उलाहना दिया है, यानी शिकायत की है। तो क्या शिकायत की है, किस प्रकार की शिकायत की है, तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे। कवि घनानंद कहते हैं या कवि कहते हैं कि हे सुजान, आप ही तो, आप ही यानी पहले तो, तुमने ही तो मन हेरी हंसे। हे सुजान, पहले तो तुमने मेरे मन को अर्थात मेरे प्रेम को स्वीकार किया, मुझसे तुमने अनंत प्रेम किया। तिरछे करी नैननी नेह चाव में, किंतु अब क्या हुआ, देखो कैसे जोड़ना। अब बात आ रही है ना कि प्रेम किया लेकिन तिरछे करी नैननी नेह चाव में, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि तुम मेरी तरफ से अपने नेत्रों को, नैननी यानी नेत्रों को मुझसे हटा रही हो। अर्थात जो प्रेम का जो भाव था, जो स्नेह का जो भाव था, उसको तुमने कम कर दिया। क्यों? हाय दई सुवासरी दई सुधी। अब यहाँ घनानंद ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, कि ऐसा क्या हो गया कि मेरी प्रेमिका ने मेरी सुधि को, मेरी याद को, मेरी स्मृति को जो है मुझ भुला दिया है, पूरी तरह से विसरा दिया। सुवासरी अर्थात विसरा दिया है, भूल गई है। कैसी कहें सो कहो कित जाऊँ मैं। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? कैसी कहें मतलब क्या करूं? सो कहो कित जाऊं मैं। हे सुजान, तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, किस तरह कैसे अपने जीवन को व्यतीत करूं, क्या कहूं, किससे क्या कहूं और कहाँ जाऊं जहाँ पर मुझे तुम्हारे प्रेम की जो स्मृति है वो कभी ना आए। मीत सुजान अनीति कहा है। घनानंद कहते हैं कि मीत सुजान, हे मीत, मितवा अर्थात प्रिय सुजान, अनीति कहा है। प्रेम के मार्ग में यह अनीति है, प्रेम के मार्ग में अनीति है। अर्थात तुम यह अनीति कहाँ से सीखी हो? ऐसी ना चाहिए प्रीति की भाव में। अर्थात प्रेम के भाव में अनीति का कोई स्थान नहीं होता है। प्रेम के भाव में कभी दुर्भाव, अनीति, कहना चाहिए अन्याय, ये कभी भी नहीं आते हैं। इसलिए
तुमने यह कहाँ से सीखा है, ये तुमने इस प्रकार का आचरण या व्यवहार क्यों किया। मोहन मूर्ति देखी बेको, गणानंद कहते हैं कि तुम्हारी मन को मोहने वाली जो मूर्ति है, मन को मोहने वाली जो तुम्हारी छवि है, वह देखने के लिए मेरा मन तरस रहा है। तरसावत हो बस एक ही गांव में। हम दोनों एक ही गांव में, अर्थात एक ही राज्य में हम रहते हैं। हम दोनों एक ही राज्य में रहते हैं, एक ही गांव में रहते हैं, उसके बावजूद भी हम दोनों एक दूसरे को देखने के लिए तरसते रहते हैं। हे सुजान, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम इस प्रकार का आचरण, तुम इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रही हो। तो इस तरह से जो है व्याख्या को अपने शब्दों में जोड़ना है। ठीक, मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग इस उदाहरण के माध्यम से व्याख्या, पद की व्याख्या कैसे करना, किस तरीके से करना, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चौथा बिंदु आता है काव्य सौंदर्य। अब काव्य सौंदर्य में आपको ध्यान रखना कि काव्य सौंदर्य में क्या लिखना। बहुत से विद्यार्थी जो हैं थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना चाहिए। तो अब काव्य सौंदर्य में आपको ध्यान रखें कि जब कोई बात स्पष्ट ना हो, समझ में ना आए, तो पहली बात क्या लिखना, पद में पद की भाषा के बारे में लिखना। किसकी भाषा के बारे में? पद की भाषा में। तो प्रस्तुत पद में ब्रज भाषा का अनुपम प्रयोग किया गया है। ठीक, दूसरा फिर दूसरी बात लिखना कि शिकायत का एक अनुपम दृष्टिकोण कवि ने उल्लेखित किया है, यानी शिकायत करने का एक तरीका भी है। ऐसा कह सकते हैं अपन कि शिकायत भी की जाती है तो किस ढंग से की जाती है। तो पूरी तरह से आपने देखा कि एक साहित्यिक तरीके से कवि ने, कहना चाहिए, सुजान से शिकायत की, जो सुनने में भी अच्छी लगी और महसूस करने में भी ठीक लगी कि किस ढंग से। अब होता ना, कभी कभी क्या होता है कि हम बड़े क्रोध में आकर के किसी व्यक्ति की हम शिकायत कर देते हैं या करते हैं, तो क्या होता है, वो व्यक्ति हमसे नाराज़ हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, कुछ दिन तक बोलना ही बंद कर देता है। जब कुछ दिन तक बोलना बंद कर देता है तो क्या होता है कि फिर लगता है कि अरे अब तो बात ही नहीं होगी। तो शिकायत करने का एक तरीका, किस प्रकार से शिकायत की जा सकती है, उस तरीके को जो है कवि ने यहाँ पर स्पष्ट किया। तो शिकायत के भाव को साहित्यिक शैली में प्रस्तुत किया है। ठीक है, फिर तीसरी बात आएगी इसमें अलंकार की बात करना, कौन सा अलंकार आया। चौथी बात आएगी इसमें छंद की बात करना, कि कौन सा छंद है। अब चूंकि ये क्या है, सवैया है, ये पद जो है सवैया, तो सवैया छंद है, इसमें प्रयोग है। अब इसमें कहना चाहिए आप अलंकार की बात करें तो अलंकार की बात करेंगे, या फिर रस की बात करेंगे आप, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। ये वियोग श्रृंगार की यहाँ पर निष्पत्ति हुई है। क्यों हुई वियोग श्रृंगार की निष्पत्ति? क्योंकि यहाँ पर घनानंद जी ने जो है अपनी प्रेमिका सुजान से वियोग की बात कही, बिछड़ने की बात कही है, शिकायत की है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार हुआ इसमें। ठीक, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको किसी भी पद की व्याख्या करना है। तो मैंने जो जो बातें आपको बतलाई हैं पद की व्याख्या के संदर्भ में, उन बातों को आपको ध्यान में रखना और ध्यान में रख करके जो है आप इसी तरीके से व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो इस पाठ को हम इसी उदाहरण के माध्यम से बता करके पूरा करेंगे, और इस पाठ से संबंधित जो लिखने की जो विषय वस्तु है मैं आपको PDF के माध्यम से या टेक्स्ट मैटर के माध्यम से भेज दूंगा। तो आप सभी लोग जो हैं इसकी विषय वस्तु को आप कॉपी पे लिख लीजिएगा और उसे पूर्ण कर लीजिएगा। तो ठीक है, मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंदी, वंदे मातरम।